गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED-SC-ID सेमिस्टर 4th पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 5.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिंदी और रीजनल लैंग्वेज हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण का उद्देश्य पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 5.1 में हमने रोल ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, दैनिक जीवन में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा की भूमिका पर चर्चा किया था। आज के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिंदी और रीजनल लैंग्वेज हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण का उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिचय। भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा अधिगम से भिन्न है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अपने परिवेश से श्रवण और अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा अपने आप भाषा सीखता है। शिक्षार्थी पारिवारिक परिवेश में बोली जाने वाली भाषा की ध्वनियों को सुनकर ग्रहण करता है और उन्हें व्यक्त करने की कोशिश भी करता है। उत्तरोत्तर वह कुछ ध्वनियों, शब्दों, एक शब्दीय वाक्यों और द्विशब्दीय वाक्यों से गुजरते हुए सरल छोटा वाक्य बनाना सीख जाता है। स्वतः भाषा अर्जन की यह प्रक्रिया 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है, जो मुख्यतः श्रवण और अनुकरण की प्रकृति प्रदत्त शक्ति पर निर्भर है। क्रमशः धीरे धीरे विधिवत औपचारिक भाषा शिक्षण अधिगम शिक्षण के माध्यम से होने लगता है। भाषा अर्जन के दोनों पक्ष, पहला पक्ष है स्वतः भाषा अर्जन और दूसरा औपचारिक शिक्षण द्वारा अधिगम प्रक्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। जिस भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षार्थी अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार एवं समुदाय में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, वही शिक्षार्थी की मातृभाषा होती है। प्रत्येक समाज और कहीं कहीं परिवारों की भाषा में भिन्नता पाई जाती है। इस दृष्टि से परिवार, समाज तथा स्थान की अपनी पृथक मातृभाषा हो सकती है, अपनी पृथक मातृभाषा हो सकती है, किंतु इस विभिन्नता में भी एकता निहित होती है। हिंदी भाषा इसका एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण है। हिंदी भारत में एक विशाल भूखंड की भाषा मानी जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली सम्मिलित है। इन सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं,
जिनका प्रयोग उन क्षेत्रों के लोग अपनी आम बोलचाल में करते हैं, किंतु विद्यालय स्तर पर तथा परिनिष्ठित भाषा व्यवहार माध्यम के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा का अध्ययन अनेक रूपों में होता है, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, सांस्कृतिक भाषा तथा विदेशी भाषा। हिंदी भाषा का अध्ययन विद्यालयी पाठ्यक्रमों में दो रूपों में किया जाता है। एक मातृभाषा के रूप में और दूसरा राजभाषा के रूप में। मातृभाषा के रूप में भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ मातृभाषा के पद पर प्रतिष्ठित अनेक भाषाएं हैं, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम है। हिंदी को उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में मातृभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अतः इन प्रदेशों में विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा के रूप में हिंदी का अध्यापन होता है। साथ ही हिंदी विद्यालयी शिक्षा का माध्यम भी है। हिंदी विद्यालयी शिक्षा का माध्यम भी है। अब देखते हैं राजभाषा के रूप में। भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी एवं राजभाषा दोनों ही है, किंतु अहिंदी भाषीय प्रदेशों में हिंदी केवल राजभाषा है। उनकी मातृभाषा पृथक है। अतः इन प्रदेशों में हिंदी अन्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। शिक्षण की दृष्टि से हिंदी भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। हिंदी भाषा के लगभग 5 उद्देश्य है। नंबर 1, कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सौंदर्य बोधात्मक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य, अभिरुचात्मक उद्देश्य तथा अभिवृद्ध्यात्मक उद्देश्य। इन भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नंबर 1, कौशलात्मक उद्देश्य। हिंदी भाषा शिक्षण में 4 प्रमुख कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रथम 2 कौशल सुनकर समझना एवं बोलना शिक्षार्थी सहजता से अर्जित कर लेता है। अन्य 2 कौशलों को पढ़ना या लिखना शिक्षार्थी प्रयास, अभ्यास और चेष्टाओं द्वारा सीखता है। हिंदी भाषा कौशलों के विकास से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें सुनना। नंबर 1, हिंदी में मौखिक विचारों को समझ सकेंगे। नंबर 2,
आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को सुनकर समझ सकेंगे। नंबर 3, दूरदर्शन पर हिंदी सुनकर दृश्यों से उसकी संगति बैठा सकेंगे। अब देखते हैं बोलना। नंबर 1, हिंदी के माध्यम से शिक्षार्थी अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलकर प्रकट कर सकेंगे। नंबर 2, हिंदी के माध्यम से अपने विचारों की यथासंभव शुद्ध उच्चारण के साथ एवं उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। अब देखते हैं पढ़ना। पढ़ने में नंबर 1, शिक्षार्थी लिखित रूप से व्यक्त विचारों को पढ़ सकेंगे। नंबर 2, शिक्षार्थी लिखित रूप से व्यक्त विचारों को पढ़कर समझ सकेंगे। 4th है लिखना। लिखने में नंबर 1, शिक्षार्थी हिंदी के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को लिखित रूप से व्यक्त कर सकेंगे। नंबर 2, शिक्षार्थी पढ़े हुए अंशों को सारांश के रूप में लिख सकेंगे। अब प्रमुख उद्देश्यों में दूसरा उद्देश्य देखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य समाहित है। नंबर 1, भाषिक तत्वों का ज्ञान। नंबर 2, विविध साहित्य विदों का ज्ञान। नंबर 3, विषय वस्तु का ज्ञान। नंबर 4, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान। नंबर 5, हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का ज्ञान। हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का ज्ञान। नंबर 6, हिंदी भाषा के शब्दावली का ज्ञान। नंबर 7, हिंदी भाषा के व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान। नंबर 8, हिंदी भाषा की वाक्य संरचना तथा अपनी मातृभाषा की वाक्य संरचना में अंतर का ज्ञान। नंबर 3 देखते हैं, सौंदर्य बोधात्मक उद्देश्य। सौंदर्य बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सौंदर्य तत्वों का बोध एवं रसास्वादन समाहित है। इसमें नंबर 1, साहित्यिक सौंदर्य तथ्यों जैसे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य इत्यादि का ज्ञान। नंबर 2, कविता में निहित जीवन दर्शन का बोध। नंबर 3, भावानुरूप अनुभवों एवं प्रतिक्रियाओं का ज्ञान। नंबर 4, कविता के शिल्प सौंदर्य तत्वों जैसे। नंबर 4, कविता के शिल्प सौंदर्य तत्वों जैसे चित्रात्मक, प्रतीकात्मकता, बिंब विधान और विशिष्ट भाषा प्रयोगों का विश्लेषण कर रसानुभूति का ज्ञान। नंबर 5, हिंदी साहित्य के सुंदर स्थलों को पढ़कर आनंद की अनुभूति इत्यादि। फोर्थ उद्देश्य देखते हैं, रचनात्मक उद्देश्य।
रचनात्मक प्रतिभा का विकास तथा रचना में मौलिकता लाने की योग्यता का विकास करना, जैसे निबंध, कहानी, पत्र, संवाद, कविता, एकांकी इत्यादि। रचनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षार्थी को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, प्रसंगानुसार आवश्यक गति से लिखने का प्रयास। नंबर 2, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखने का ज्ञान। नंबर 3, व्याकरण सम्मत एवं शुद्ध भाषा में वाक्य रचना का प्रयास। नंबर 4, अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को सरल भाषा में व्यक्त करने का प्रयास। अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को सरल भाषा में व्यक्त करने का प्रयास। नंबर 5, सरल एवं बोधगम्य भाषा में रचना का प्रयास। नंबर 6, विषय प्रसंग एवं अवसर के अनुकूल अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा शैली के प्रयोग का ज्ञान। आगे देखते हैं 5वां उद्देश्य। अभिरुचात्मक तथा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। हिंदी भाषा में रुचि रखने वाले शिक्षार्थी भाषा एवं साहित्य के ज्ञान का विकास करते हैं, क्योंकि साहित्य एवं भाषा के ज्ञान से शिक्षार्थी में नैतिक गुणों का विकास होता है। भाषा का शिक्षक शिक्षार्थी में अभिरुचात्मक तथा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूक्तियों, उत्तम रचनाओं, साहित्यकारों के चित्रों के द्वारा भाषा की संस्कृति, साहित्य एवं सौंदर्य का विकास करने का प्रयास करता है। शिक्षार्थी में साहित्य रुचि जागृत करने के लिए विद्यालय में साहित्यिक कार्यक्रम तथा विद्यालय के पत्रिका में लेख इत्यादि लिखने के लिए शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए। मानव मूल्यों तथा जीवन के आदर्शों के प्रति भी श्रद्धा तथा उन्हें अपनाने के लिए अभिप्रेरित करने का प्रयास भाषा के शिक्षक को शिक्षार्थी के लिए करना चाहिए। अब देखते हैं हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति में शिक्षक की भूमिका। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हिंदी भाषा का शिक्षक शिक्षार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं सेवा का भाव उत्पन्न कर राष्ट्र को वाणी दे सकता है तथा शिक्षार्थी में राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकता है। इसके लिए शिक्षक में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। नंबर 1, हिंदी शिक्षक का स्वर प्रभावी, ओजपूर्ण, मधुर
स्पष्ट तथा उच्चारण प्रभावपूर्ण एवं स्वर के उचित उतार चढ़ाव से युक्त होना चाहिए। स्वर के उचित उतार चढ़ाव से युक्त होना चाहिए। नंबर 2, अभिव्यक्ति की कुशलता हिंदी शिक्षक का गुण होना चाहिए। नंबर 3, हिंदी शिक्षक में कलात्मकता का गुण होना चाहिए ताकि शिक्षक शिक्षार्थी को हिंदी का ज्ञान कराते समय साहित्य को कला पक्ष एवं भाव पक्ष की व्याख्या कर ज्ञान दे सके। नंबर 4, हिंदी शिक्षक की रसग्राह्यता का गुण। हिंदी शिक्षक की रसग्राह्यता का गुण नई पीढ़ी में संस्कृति की चेतना, सामाजिक कर्तव्य एवं उचित मूल्यों में वृद्धि लाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। नंबर 5, हिंदी शिक्षक में साहित्यिक अभिरुचि होना चाहिए। नंबर 6, हिंदी का शिक्षक अन्वेषण प्रवृत्ति का होगा तो शिक्षार्थी में अन्वेषण प्रवृत्ति की जागृति होगी। नंबर 7, हिंदी शिक्षक को सृजनशील एवं रचनात्मक होना चाहिए। नंबर 8, हिंदी शिक्षक का श्याम पटलेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। हिंदी भाषा के शिक्षक का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी में हिंदी भाषा के प्रति रुचि तथा सम्मान की भावना का विकास करना होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय भावना का विकास करने वाला होना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वह शिक्षार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करें तथा विद्यालय में साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करें तथा साहित्यिक वातावरण का निर्माण करें। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास करें ताकि शिक्षार्थी साहित्य ज्ञान के महत्व को समझे और साहित्य ज्ञान से परिचित हो सके। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के टॉपिक में भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा के उद्देश्यों के बारे में तथा उद्देश्य पूर्ति में शिक्षक की भूमिका के बारे में चर्चा किया। इसी टॉपिक के आधार पर मैं आपके लिए 2 प्रश्न दे रहा हूँ। उन 2 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखकर उसका इमेज या फोटो DED ID सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 1, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है,
हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति के लिए हिंदी शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति के लिए हिंदी शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालिए। ओके, थैंक यू।